अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार रात आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, इमरान खान की अपील पर दुनिया भर के अंदर बसने वाले पाकिस्तानी आज एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ जो इमरान खान ने नया बयानिया दिया है। और बयानिया आप सबके सामने है कि एक इम्पोर्टेड हुकूमत बनने जा रही है, अमेरिका की मदद से बनने जा रही है, अमेरिका के पैसे से बनने जा रही है और हमारे कुछ अपने लोग उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर एक रजीम चेंज का प्रोजेक्ट था, मंसूबा था, स्क्रिप्ट था जिसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये 2 दिन पहले इमरान खान ने अपील की थी पूरी कौम से और ओवरसीज़ पाकिस्तानी से। आज उस पर दुनिया भर के अंदर एहतजाज हो रहा है और बहुत ज़्यादा लोग बाहर निकले हैं। और ये उस वक्त उन्होंने कहा था कि जब अभी तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद रात की जो डेवलपमेंट हुई, इसमें एक BBC की स्टोरी आप सब ने सुन रखी है, पढ़ रखी है और बहुत सारे लोग उसके अंदर जो छुपे हुए हक़ाइक़ है उसको भी जानते हैं। मैं उसमें आपका वक्त नहीं ज़ाया करना चाहता, लेकिन चंद चीज़ें जो आप तक नहीं पहुंची वो आपसे शेयर करूंगा, फिर आगे बढ़ जाऊंगा और जो फैक्ट्स हैं मैं उसकी तरफ जाना चाहूँगा। इमरान खान ने पिछले 1.5 महीने के अंदर जब से उन्होंने ये नैरेटिव स्टार्ट किया, जब से स्क्रिप्ट उनके खिलाफ आया और जब से उनका घेरा तंग करना शुरू किया गया, तब से उस शख्स ने एक लेटर लेकर, और पहले लेटर से पहले वो चीज़ों को मुख्तलिफ एंगल से कौम के सामने रखता रहा, स्टेक होल्डर्स के सामने रखता रहा। फिर उसके बाद जलसा हुआ, जलसे में एक लेटर सामने आया और लेटर के बाद वो एक एक स्टेक होल्डर और एक एक पाकिस्तान के अंदर जो मैटर करता हुआ शख्स है उसको मुखातब करके उसको बताता रहा कि मेरे पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। अमेरिका बराह रास्त उसमें मुलव्वस है। इवन पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स में जिसमें चीफ जस्टिस शामिल था, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शामिल था, जिसमें सारो चीफ शामिल थे, जिसमें और जो असम्बली के अंदर लोग मैटर करते थे, सब के सब लोगों को उसने मुखातब करके एक एक बंदे को कहा कि ये साजिश है और फिर साथ ही ये भी कहा कि मुझे एलिमिनेट करने की भी साजिश है। बल्कि पाकिस्तान के अदारों ने ये सराग लगाया कि इमरान खान को भी मारने की एक बहुत बड़ी साजिश का इंकशाफ हुआ है और वो ट्रेस हुई है और उस पर साथ अदारे काम भी करते रहे। इमरान खान के चीखने, चिल्लाने, रोने, पीटने पर यकीन रशिया को आ गया, टर्की को आ गया, चाइना को आ गया, इवन ईरान को आ गया, सऊदी अरब को आ गया। दुनिया भर के अंदर बसने वाले जो लोग हैं वो इस पे मजम्मत करने लगे, एहतजाज करने लगे और डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स देने लगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो कैरेक्टर्स थे, जो किरदार थे, उनको यकीन नहीं आया। इमरान खान यकीन दिलवाने के लिए 4-5 नशस्तें सहाफ़ियों के साथ कर चुका। फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया गया, चारों चीफ्स उसमें आए, उसका एक कलामिया जारी हुआ। उसके बाद उन्होंने अदालत के जो बड़े थे उनको मुखातिब किया, फिर पार्लियामेंट के अंदर एक एक शख्स को मुखातिब किया। इवन स्पीकर के एक स्पेशल कबीना का इजलास बुलवा के उस पर डी क्लासीफाइड करने की मंजूरी लेके स्पीकर के हाथ में वो कागज़ पकड़ाया और कहा कि जिसने देखना देख लो। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में ना अपोजिशन लीडर आए, ना दीगर अपोजिशन पार्टीज का कोई मेंबर आया, ना कोई लीडर आया। फिर उन्होंने कहा जी लेटर जाली है, ये 2 नंबर है, खुद तैयार किया गया है, हम नहीं मानते। फिर वो लेटर असम्बली के अंदर भेज दिया गया। असम्बली के अंदर भी किसी ने वो लेटर नहीं देखा। स्पीकर पीटता रहा, चीखता रहा, चलाता रहा कि ये लेटर मेरे पास है। इवन जिस तरह इमरान खान ने लहराया था उसी तरह उन्होंने लहराया और स्पीकर के पास से भी किसी ने लेटर देखने की जहमत गौरा न की। इन कैमरा ब्रीफिंग की ऑफ़र की गई, किसी ने नहीं पूछा। खैर, ये तो एक कहानी है इमरान खान की बेबसी की और जिसमें एक एक किरदार एक्सपोज होता रहा। इवन गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि हमारे पास सबूत है, ये जितने लोटे बने हैं मेंबर्स, इनके सबूत हैं, ये डिप्लोमेट से मिलते रहे, सहाफ़ियों के सबूत हैं और बहुत सारे लोगों के सबूत हैं, नून लीग के लीडर्स के सबूत हैं, पीपल्स पार्टी के लोगों के सबूत हैं जो बाहर जाके या पाकिस्तान में अमेरिकन से मिलते रहे। और रजीम चेंज का ये सारा मंसूबा एग्जीक्यूशन के लिए डिस्कस होता रहा और ये आगे बढ़ता रहा। अब आते उस तरफ कि इमरान खान की किसी ने नहीं सुनी। कोर्ट के अंदर उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। हालांकि इमरान खान वो शख्स है जिसने अदलिया के खिलाफ कभी बात नहीं की
عدلیہ کو ہمیشہ پریس کیا اور عدلیہ کی تحریک کے اندر وہ شامل رہا، عدلیہ کو بیک اپ کیا، فوج کے ادارے کو ہمیشہ سپورٹ کیا، اور ہر جلسے اور جلوس کے اندر اس نے کہا کہ مضبوط فوج ہماری ضرورت ہے، مضبوط فوج پاکستان کی ایک ضرورت ہے، پاکستان کی ایک بائنڈنگ فورس ہے فوج کے خلاف میں بات نہیں کر سکتا اور نہ کسی کو کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا کرٹک تھا عمران خان، جو شخص فوج کے خلاف بات کرتا تھا اس کو روکتا تھا۔ یعنی نواز شریف کے ساتھ جو بنیادی اختلاف تھا وہ بھی یہی تھا کہ فوج کے خلاف بات نہ کی جائے، لیکن فوج کو بھی مخاطب کیا، عدلیہ کو بھی مخاطب کیا، پارلیمنٹ کو بھی کیا، ایک ایک دروازہ بھی کھٹکھٹایا، کسی نے نہیں سنی۔ پھر تحریک عدم اعتماد کا مرحلہ آ جاتا ہے، اس سے پہلے استعفیٰ مانگا جاتا ہے، 3 آپشنز دی جاتی ہیں، جلسے میں وہ ساری آپشنز بتا چکے کہ کہا گیا کہ یا استعفیٰ دے دو یا تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی یا ارلی الیکشن کو اس نے چوز کیا۔ اور اس وقت میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ عمران خان ایک بولا آدمی ہے، اس کو ٹریپ کیا گیا اور اس کو کہا گیا کہ تحریک عدم اعتماد اس طرح سے ناکام ہو سکتی ہے۔ اس نے اس کو ایک بہت بڑا سرپرائز بنا لیا، جس طرح بات بتائی گئی، جس طرح سمجھایا گیا، اس طرح وہ لگ گیا۔ اس نے تحریک عدم اعتماد کو آرٹیکل 5 کے تحت ایک گراؤنڈ بناتے ہوئے، نیشنل سیکورٹی کونسل کا اعلامیہ کو بنیاد بناتے ہوئے اس کو مسترد کر دیا، اور اس کے بعد اس بیچارے کو کیا پتا تھا کہ اس کے اوپر اسی وجہ سے عدالت ریئیکٹ کرے گی، میڈیا کے جو لوگ آن بورڈ تھے وہ ریئیکٹ کریں گے، اور کچھ پاکستان کے ادارے ریئیکٹ کریں گے، اور وہ پھنس جائے گا، اور وہ الٹیمیٹلی پھنس گیا۔ آج اس کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے اور اس کو باز رکھنے کے لیے کہ وہ منہ نہ کھولے، آرٹیکل 6 کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ آج اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے آپ کو ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے گا، آج اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جیلوں میں ڈال دیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے بیسیکلی بندوبست کیے جا رہے تھے اس کے لیے، کیونکہ کرپشن اس نے کی نہیں تھی، کرپشن کا کوئی کیس تھا نہیں، تو لہٰذا اس کے لیے کوئی ایسا بندوبست کیا جانا بڑا ضروری تھا کہ جس کی وجہ سے اس کو روکا جا سکتا۔ اب آ جاتے ہیں آخری دن کیا ہوا، تحریک عدم اعتماد والا کیا ہوا، بی بی سی نے سٹوری کیا کی۔ بی بی سی کی سٹوری آپ نے سب نے سنی ہے، میں اس کو نقل نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن اس کے اندر چھپی ہوئی کچھ چیزیں ہیں وہ میں چاہوں گا آپ سے شیئر کر لیجئے۔ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جب دوبارہ، ایک تو آپ کو یاد ہے کہ وہ اسٹریٹ اوے اسمبلیاں تحلیل کر کے وہ سیدھا چلا گیا الیکشن کی طرف، عبوری حکومتوں کی طرف۔ اس نے اپوزیشن کو بار بار انوائٹ کیا، اس کا خیال تھا کہ بلا تاخیر ہم الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے بھی 3 آپشنز دی تھی، اس میں ایک آپشن الیکشن بھی تھا، لیکن جو دوسری طرف پیارے تھے جن کی ڈیمانڈ تھی، امریکہ کی ضد تھی، اور فضل الرحمان صاحب کی ضد تھی، زرداری صاحب کی ضد تھی، نواز شریف صاحب کی ضد تھی، شہباز شریف صاحب کی ضد تھی، اور ضد کو پورا کرنا تھا، اسکرپٹ کا یہ حصہ تھا۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ اس کو ڈسمس کرنا ہے، اس کو فارغ کرنا ہے، اس کا تکبر، اس کا غرور ختم کرنا ہے، اور ہم نے اقتدار میں آنا ہے۔ اور اقتدار میں آنے کے بعد کرنا کیا ہے، اقتدار میں کیوں آنا ہے، ضد کیوں تھی؟ حالانکہ یہ سارے لوگ وہ ہیں، فضل الرحمان صاحب جب گھر سے نکلے تھے انہوں نے چیلنج کیا کہ آؤ الیکشن میدان میں آؤ اور اسمبلیاں توڑو۔ بلاول صاحب نے کراچی سے جب مارچ کا آغاز کیا تو یہی بات کہی کہ آؤ، اگر شیر کے بچے ہو تو آؤ۔ اچھا، شہباز شریف صاحب بھی یہی کہتے تھے، مریم بھی کہتی تھی، حمزہ بھی کہتے تھے۔ اب اس شخص نے اسمبلیاں اگر تحلیل کر کے کہا کہ آؤ میدان کے اندر، تو وہاں سے سارے لوگ بھاگ گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو پہلے گورنمنٹ میں آئیں گے۔ اچھا، گورنمنٹ میں کیوں آئیں گے جی؟ گورنمنٹ میں اس لیے آئیں گے کہ پہلے تو جو افسر ہے اپنی مرضی کے سارے لگائیں گے، اپنی فیلڈنگ پوری طرح سے لگائیں گے، الیکشن کمیشن کو سیٹ کریں گے، اپنے حلقے سیٹ کریں گے، الیکشن کی مینجمنٹ ساری کریں گے، جو کہ ہمیشہ سے اپوزیشن جماعتیں، روایتی جماعتیں، اسٹیٹس کو کی جماعتیں کرتی رہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ پرچے ورچے کریں گے، کچھ انتقامی کارروائیاں کریں گے، کچھ جو بڑے انیشیٹو ہیں ان کے، جس میں صحت کارڈ ہے، وہ آج سے ہی خبریں چل رہی ہیں کہ اس کو ختم کر دیا کہ صحت کارڈ کو ختم کریں گے۔ عمران خان کے جو فٹ پرنٹ جہاں جہاں نظر آ رہے ہیں کوئی چھائی کے، وہ سارے ختم کریں گے، اور ختم کرنے کے بعد پھر نیب کو ختم کریں گے، پھر اپنے کیسز کی فائلیں ادھر ادھر کریں گے، اور اپنے کیسز کے جو فرد جرم کے اینڈ کے اوپر پہنچ گئی ہوئی ہیں ان کو ڈیلے کریں گے، اور پھر تسلی سے 4 پیسے سیدھے کر کے الیکشن میں جائیں گے۔ اب عمران خان چاہ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو، جو فیلڈنگ اس نے لگائی ہے، جو معاشی طور پہ اس نے ایک ڈائریکشن لی ہے، جو باقی محکموں کے اندر اس نے ایک سلسلہ کیا ہے، وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ لیکن کیا کیا جائے؟ امریکہ نے بتانا تھا کہ جی ہم دنیا کے بڑے چودھری ہیں،
वो जो AAA वाली गेम है अल्लाह, आर्मी और अमेरिका, तो वो सारे सेम पेज के ऊपर लगे। अमेरिका और आर्मी अगर हो भी जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता जब तक अल्लाह मियाँ शामिल ना हो। तो अल्लाह मियाँ भी इसमें शामिल, इसलिए ब्लेसिंग अल्लाह मियाँ की शामिल होती है तो किस तरह का अमल होता है। तो वो भी चीज़ सामने आई, AAA सेम पेज के ऊपर नज़र आए। और जब नज़र आए तो फिर आखिरी दिन जो हुआ, फिर इमरान खान साहब को कहा गया कि अल्लाह मियाँ ने आपको दोबारा एक मौका दिया, और आपको पहले भी कहा गया था कि आप चीफ को चेंज करें, आपने नहीं किया। आप फ़ौज के साथ हवाले से बड़ा पॉजिटिव रहे, लेकिन देखें आपके खिलाफ सारा कुछ बाजवा साहब कर रहे हैं। ये उनको पट्टी पढ़ाई गई और समझाया गया, बताया गया। हो सकता है ये फैक्ट्स भी हूँ, किसी हद तक ये ठीक भी हूँ, लेकिन उस पर भी वो ज़्यादा नहीं। फिर उनको बार बार ये कहा गया, तो उनको कहा गया कि जी आपकी गवर्नमेंट दोबारा बहाल की गई है, तो इसमें हो सकता है कोई अल्लाह मियाँ आपसे काम लेना चाह रहा हो, तो आप ये कर दें। फिर उस शख्स ने अपने दोस्तों के साथ कन्वर्सेशन की, रब्ता किया, 1-2 टेलीफोन कॉल्स उन्होंने इधर उधर की। उस दौरान कुछ कॉल ट्रेस हुई, कुछ अपने ही लोग जिनसे उन्होंने डिस्कशन की, इस प्रोसेस के बारे में पूछा कि इसकी मंजूरी मैं दूंगा अगर चीफ के चेंज की, तो आगे समरी वगैरह ये वो सारी जो डिस्कशन हुई वो लीक हो गई। जब लीक हो गई तो उस वक़्त बाजवा साहब और उनकी टीम और फ़ौज, एक चूँकि मुनज़्ज़म अदारा है, उनकी सारी टीम मुतहर्रक हो गई। फिर फौरी तौर पे 2 चीज़ें डेवलप होना शुरू हो गई। एक तो रात 12 बजे का टाइम था, 12 बजे तक तहरीक अदम एतमाद का समझ ले कि आखिरी डे था। रात 12 बजे अगर गुजर जाता तो इमरान खान बच जाते। रात 12 बजे, ये मैंने इस पर ट्वीट भी किया था, रात 12 बजे से पहले पहले चीफ जस्टिस का भी ख्याल था, पाकिस्तान के इदारों का भी ख्याल था कि ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये जो टेंशन की सूरत हाल बनी हुई है, ये किसी तरफ लग जाए। लिहाजा इमरान खान के ऊपर एक पूरी तरह से दबाव था कि आप इसमें तरीके अदम के प्रोसेस को आगे बढ़ने दें। लेकिन बार बार जो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर थे वो किसी सूरत में वो वोट नहीं करवाना चाह रहे थे इमरान खान के खिलाफ, और वो कह रहे थे कि हमारी एक ताल्लुक है, हम किसी सूरत में उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे जो इमरान खान को हटाने का प्रोसेस है। तो इसलिए ये सारा मामला चलता रहा। मीनवाइल जब इमरान खान की वो कन्वर्सेशन और प्लानिंग लीक हुई, तो फिर थोड़ी देर के बाद एक तो स्पीकर को फोर्स किया गया कि आपके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा, डिप्टी स्पीकर को फोर्स किया गया, प्रिजनर्स वैन्स भिजवा दी गई, रेंजर्स को मूव करवा दिया गया, फौज की गाड़ियां मूव करवा दी गई 2 तरफ, एक पार्लियामेंट की तरफ और एक प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ। और मीनवाइल साथ ही वहाँ पे जो BBC की स्टोरी भी तस्दीक कर रही है, बाजवा साहब और DG ISI एक हेलीकॉप्टर के साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुँचे, और वहाँ पे जो कुछ हुआ वो कहा जा रहा है कि ना खुशगवार मुलाकात थी, कोई ऐसी खुशगवार मुलाकात नहीं थी कि जिसको डिस्कस किया जा सके। और उसमें प्राइम मिनिस्टर को वाज़ेह मैसेज दिया गया। और साथ ही साथ आपने देखा कि रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल गया, 5 जजेस आके अपनी अपनी कुर्सियों पे बैठ गए, चीफ जस्टिस पहुंच गए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी खुलवा दिया गया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन चली गई। उस पिटीशन ने तस्दीक की इस बात की कि वाकई इमरान खान बाजवा साहब को चेंज करने की कुछ समरी वमरी की मंजूरी दे चुके हैं। अब 2 चीज़ें चल रही थी पैरेलल, 2 चीज़ें चल रही थी। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर जो मूव कर रहे थे चीफ के चेंज की, उसको काउंटर किया जा रहा था वजारत दफा से। दूसरी तरफ कोर्ट खुल चुकी थी, अतम नल्ला साहब कोर्ट में पहुंच चुके थे, अदालतें खुल चुकी थी, रूम नंबर 1 की लाइटें जल चुकी थी, अमला वहाँ पे चौको चबंद खड़ा था, बैठ चुका था। एक दरखास्त भी आ चुकी थी कि चीफ को चेंज ना किया जाए। सियासी मकासद के लिए और ज़ाती मकासद के लिए इमरान खान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को तब्दील ना करें। वो दरखास्त भी वहाँ सबमिट होगी, इस बात के लिए मंजूर भी होगी फौरी तौर पर। लेकिन वो उसकी ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी कि वजारत दफा से वो समरी जो आगे प्रोसेस होनी थी वो प्रोसेस ही नहीं हो सकी। लिहाजा ये एक नाखुशगवार नोट के ऊपर ये सारा एपिसोड का एंड हुआ। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने सारे प्रेशर को देखते हुए उन्होंने सरेंडर किया। इमरान खान साहब को उन्होंने कहा कि सॉरी, हम तो आपके खिलाफ ना वोट करेंगे, हम इस्तीफ़े दे देंगे। उन्होंने कहा जी दे दें, मर्जी है। वो इस्तीफ़े दे के या सादिक के हाथ में पकड़ा के वो चले गए कि लो जी तुसी जानो तो तड़ा काम जानो। अब ये सारा कुछ तो हो गया,
अब सारा कुछ हो गया। ये वो स्क्रिप्ट है जो इमरान खान को निकालने का एक स्क्रिप्ट था, लेकिन बाजवा साहब के ऊपर सारा आ रहा है। आज भी सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर ये चल रहा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज एक ऐसा अदारा है जिसको हम बाइंडिंग फोर्स कहते हैं। जितनी जल्दी हो सके ये जो डैमेज हुआ है, जो प्रोपेगेंडा अगर है तो इसको क्लियर किया जाए, अगर इसमें कोई हकीकत है तो इसकी तलाफ़ी की जाए, वरना ये बहुत बड़ा एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो जाएगा। फ़ौज के अंदर एक बहुत बड़ा सेंटीमेंट पाया जाता है जो इमरान के हक़ में है। रिटायर्ड फ़ौजी बहुत खुल के सामने आ गए। इन हालात के अंदर आर्मी चीफ का ये फ़र्ज़ बनता है, पाकिस्तान के अदारे के जो बड़े हैं उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई गलतफ़हमी है किसी लेवल के ऊपर उसको दूर किया जाए, अगर ये प्रोपेगेंडा है तो उसको काउंटर किया जाए। चूँकि पाकिस्तान के आर्मी के अदारे को किसी सूरत में डेंट नहीं डलना चाहिए, किसी सूरत में उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका नुकसान का मतलब पाकिस्तान का नुकसान है। बाकी चीज़ें तो आनी जानी है, इक़्तिदार भी चलो आनी जानी बात है, लेकिन एक बात बहरहाल तय है कि इमरान खान साहब को अब भी डराया धमकाया जा रहा है। रेंजर उसके घर के अराउंड भिजवाई जा रही है, FC भिजवाई जा रही है, चक्कर लगवाए जा रहे हैं, पोस्टिंग ट्रांसफ़र अभी से शुरू हो गई है। एयरपोर्ट्स पे हाई अलर्ट है, सिर्फ दबाव डालने के लिए कि PTI के लोग बात ना करें। और प्राइम मिनिस्टर तो अभी बनने हैं, पोस्टिंग ट्रांसफ़र किसके ऑर्डर पे हो रही है? अभी से वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी से लेके बहुत सारे लोगों को पोस्ट आउट कर दिया गया है, बहुत सी जगह के ऊपर हाई अलर्ट की पोजीशन है। तो ये सारा मैसेज बुनियादी तौर पे दिया जा रहा है PTI के लोगों को कि भाई आप हद में रहेंगे, सिस्टम में रहेंगे, औकात पे रहेंगे तो ठीक है, अगर उससे बाहर निकलेंगे तो फिर ठीक है, फिर केस बनेंगे, फिर नैब भी इधर है, बाकी इदारे भी इधर हैं, तो फिर वो बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मुझे ऐसे लगता है 74 साल के बाद हम एक दायरे के सफ़र में हैं। ये वो कहानियाँ हैं जो माजी में भी हम देखते रहे हैं और सुनते रहे हैं, और आज बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर वही कुछ हो रहा है जो बहुत पहले हमने सुन रखा था। और आज जो रजीम चेंज के नाम से जो ड्रामा हुआ है, यही जनरल अयूब के वक्त में भी हुआ था, और कुदरतुल्लाह शहाब अपनी किताब में ये वाक़या लिख चुके। उस वक़्त भी हमारे एक एम्बेसडर ने ये रिपोर्ट किया था और मिनवान वो सारा सही साबित हुआ था, और आज भी ये सारा का सारा जो स्क्रिप्ट है वो सही साबित हुआ है। ये अलग बात है कि चाइना चीखता रहा, रशिया चीखता रहा, और इमरान खान हर दरवाज़ा खटखटाता रहा, और आखिरी जब रात को वो डायरी पकड़ के गाड़ी खुद चला के प्राइम मिनिस्टर हाउस से गया, और एक सहाफ़ी ने पूछा कि आपका सामान, उसने कहा मेरा सामान कौन सा है, मैं तो बस ये डायरी लेके आता हूँ, डायरी लेके वापस जा रहा हूँ, मेरा कोई स्मार्टफोन नहीं होता और मैं तो घर ही मोस्टली सोता हूँ। तो वहाँ से जब वो निकला बड़े भूजल दिल के साथ, और आखिरी जो नोट था, जो ट्वीट था कि मैं तनहा हूँ मगर मैं मुकाबला करूँगा। और जो तकलीफ़ दे बात है कि मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो फ़ोन करता है किसी सेक्रेटरी को, वो सेक्रेटरी फ़ोन नहीं उठाता, वो डायरेक्शन देने की कोशिश करता है, कोई डायरेक्शन नहीं लेता। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को कॉल किया जाता है पोस्टिंग ट्रांसफ़र के लिए, वो बात नहीं मानता। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब तब्दील करने के लिए कहा जाता है तो वो नहीं मानता। यानी कोई 24 घंटे पहले इस टेंशन में, इस लड़ाई में ऑलमोस्ट प्राइम मिनिस्टर को फ़ारिग कर दिया गया था। यानी उसके अहकामात कोई नीचे से मान ही नहीं रहा था। ये आज 2022 में जब मीडिया आज़ाद है, सोशल मीडिया आज़ाद है, पूरी दुनिया को हम कहते हैं ग्लोबल विलेज बन चुकी है, आज पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो उस हालात के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। और फिर दो चीज़ें और बड़ी खौफनाक है इंडियन मीडिया के अंदर। एक चल रही है कि ब्रिगेडियर साहब का वॉइस नोट चल रहा है जो वाइस साहब को क्रिटिसाइज़ कर रहा है और गवर्नमेंट के इस तरह इसको चेंज करने की जो सारी बातें कर रहा है और बड़ा गुस्से का इज़हार कर रहा है। दूसरा एक ट्वीट राहुल गांधी का, राहुल गांधी मोदी को कह रहा है कि आप $1 बिलियन का अमेरिका से असला दाएं में लेने की क्या ज़रूरत है पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए। और भाई वहाँ तो थोड़े से पैसे लगा के पूरे पाकिस्तान को आप खरीद लेते हैं, आप किस चक्कर में पड़े हो, क्यों पाकिस्तान से लड़ने के लिए इतने $1 बिलियन का असला खरीद रहे हो, रफील तैयारे और ये और वो। यानी ये हमारी पूरी दुनिया के अंदर किट लगी हुई है। और पाकिस्तान और इमरान खान बेचारा कह रहा था, वो कह रहा था यार खुददारी की बात होनी चाहिए, इज्जत की बात होनी चाहिए मेरे मुल्क की, मेरे कौम की। बाकी इमरान खान का क्या इशू है, वो तो जिस तरह डायरी पकड़ के प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकल गया, इसी तरह किसी दिन 4 कपड़े पकड़ेगा और बाहर जाके कहीं बैठ जाएगा,
पूरी दुनिया में पैसे वैसे कमा सकता है, कमेंटेटर बन जाए, क्रिकेट के किसी प्रोफेशनल सिस्टम में आ जाए, उसके लिए तो इशू ही कोई नहीं। इशू तो इस मुल्क का है कि क्या जो 47 में हमें आज़ादी मिली थी बराए नाम, क्या आज तक हम आज़ाद हुए हैं? क्या ये हम आज़ाद हो सकेंगे? क्या पाकिस्तान सही मानों में आज़ाद हो सकेगा कभी? ये वो सवाल है जो इमरान खान हमसे करता है, और यही सवाल हम कर रहे हैं, और आज हमारे बच्चे हमसे करने लग गए हैं और हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको आगे शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।